हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने रॉबर्टसन मॉडल को डिस्कस किया था, डेनियल एंड डेम्सल मॉडल जो कि सैंडविच मॉडल था उसको डिस्कस किया था कि कैसे उसमें लिपिड एंड प्रोटीन्स आपका प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो मोस्ट ऑथेंटिक वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल है फ्लूइड मोजेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 उसको हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था उसमें कैसे आपका लिपिड बाइलेयर के बीच में कहीं कहीं पर आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एम्बेडेड हैं, कंप्लीटली अंदर तक धसे हुए एम्बेडेड जो प्रोटीन्स होते हैं उनको इंटीग्रल प्रोटीन बोला था, और जो सरफेस पे या पेरिफ्री पे जो प्रोटीन्स थे उनको हमने पेरिफेरल प्रोटीन बोला था। हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स के फंक्शंस को भी देखा था, ठीक है। कुछ शुगर्स जो है वो भी आपका प्रेजेंट होती है, तो वो लिपिड का कंपोजिशन था। उसके बाद हमने फंक्शंस देखे थे कैसे ट्रांसपोर्ट में, रिकॉग्निशन में वो हेल्प करती है। उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या है साइटोप्लाज्म? ये आपका जिलेटिन लाइक लिक्विड होता है जिसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म है वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी या बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी हो रही है सेल के अंदर वो कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म में होती है। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ पर है? तो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन, अगर हम एक सेल के का ओवरव्यू देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, उसके बीच का जो स्पेस है दैट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या कहलाएगा? आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म जो है वो उसके अंदर दो चीजें होंगी। कौन कौन सी? एक तो उसमें लिक्विड पार्ट जो आपका सेमी लिक्विड है, जिलेटिन लाइक है, जेली लाइक है, उसको तो हम बोलेंगे साइटोसोल। उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? साइटोसोल, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोसोल। उस साइटोसोल के अंदर, उस सेमी लिक्विड के अंदर कई सारे जो आपकी स्ट्रक्चर्स है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वो उसके अंदर सस्पेंडेड होती हैं। उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। उनको हम क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेलीज। अब जो साइटोप्लाज्म है उसका कंपोजिशन क्या है? साइटोप्लाज्म में आपका वाटर होता है, सोल्ट होते हैं और कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है भाई? साइटोप्लाज्म की लोकेशन क्लियर है? कहाँ पर प्रेजेंट है आपका साइटोप्लाज्म? ये इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो है वो है आपका साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अगर दोनों को हम मिला दें तो वो बन जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। उससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन। एक तो शेप प्रोवाइड करेगा, जो सेल है भाई उसकी शेप को मेंटेन रखता है, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म से लिक्विड सेल से बाहर चला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो सेल श्रिंक हो जाएगी। अगर अंदर आ जाता है तो सेल स्वेलअप हो जाएगी, ब्रस्ट भी हो सकती है। तो मीन सेल की शेप को भी मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा, और मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटी होनी है वो भी कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। फिर आ जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए लिखा हुआ है, इससे कई बार एक क्वेश्चन कॉमन सा पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो ये कहने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे आपके सर जूलियन हक्सले, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लाइफ का बेस है। वो लाइफ का बेस इसलिए है, एक सेल का जो भी लिविंग कंटेंट होता है, एक सेल का जो भी लिविंग कंटेंट होगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को
बोला गया है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय जूलियन हक्सले। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो भी है न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लस सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है? द होल लिविंग कंटेंट ऑफ ए सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है स्टूडेंट्स वो जाता है J.E. परकिंजे इन 1846। ठीक है, जो आपका प्रोटोप्लाज्म है उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे आपका J.E. परकिंजे। उन्होंने परकिंजे फाइबर्स को भी, अगर हार्ट की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हो तो उसमें जो परकिंजे फाइबर होते हैं वो भी इन्होंने डिस्कवर किए थे। क्लियर है? उसके बाद अब हमें क्या डिस्कस करना है? हमें अब एक एक सेल ऑर्गेनली को डिटेल में डिस्कस करना है कि क्या उसका रोल होगा, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हम अब एक एक सेल ऑर्गेनली को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनली हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स हम ऐसे सेल ऑर्गेनली को डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। उसमें आपका कौन कौन आता है? प्लास्टिड्स आते हैं। प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, 3 तरह के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस तीनों जो हैं बेटा आपके वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनके बाहर 2 मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? कुछ सेल ऑर्गेनली ऐसे होते हैं जिनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है। और कुछ सेल ऑर्गेनली ऐसे भी होते हैं, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती ही नहीं। दे आर मेम्ब्रेनलेस लाइक राइबोसोम। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप छोटी क्लासेस से एक चीज इसके बारे में पढ़ते आ रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी एल्टमैन ने 1890 में। कब की थी? 1890। एल्टमैन 2 वर्ड से मिलके बना है, माइटोस एंड कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियोन का मतलब है ग्रेन्यूल्स। ठीक है, मतलब उसमें कुछ स्फेरिकल राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। दे आर राइबोसोम। करेंगे डिस्कस। इसका जो साइज है एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया का वो है आपका कितना है? 0.5 से 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। इसमें ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। कंपोजिशन विल बी सेम फॉर ऑल द मेम्ब्रेन्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी उनका कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। वही लिपिड की बाइलेयर होगी, प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, मतलब उसके अंदर कोई फोल्ड नहीं है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ विदाउट एनी फोल्डिंग। इट इज परमिएबल फॉर आयंस एंड एटीपी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर से क्या पास हो सकता है। तो इसके अंदर से आयंस जो हैं डिफरेंट और एटीपी, एडीपी ये सब इसके थ्रू पास हो सकते हैं। मीन्स इट इज परमिएबल फॉर आयंस, एटीपी एंड एडीपी। क्लियर है? उसके बाद आपका इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है। उसके अंदर आपको ऐसे फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? ऐसे फोल्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इन फोल्ड्स को बोलते हैं हम क्रिस्टे। इन फोल्ड्स को क्या बोला जाएगा बेटा? क्रिस्टे। ठीक है,
इनर मेम्ब्रेन हैव फोल्डिंग्स, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। और फोल्डिंग्स का मतलब क्या है, वो फोल्ड क्यों किया गया है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, अब ये क्रिस्टे इंपॉर्टेंट इसलिए है, इन्हीं का काम होता है एटीपी का प्रोडक्शन करना। आपको पता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एटीपी। वो एटीपी जो है वो क्रिस्टे के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। क्रिस्टे के अंदर एटीपी प्रोडक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक मैं आपको बता देता हूं, एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज, सिंथेटेज मतलब सिंथेसिस करने वाला। क्या है? सिंथेटेज मतलब ये ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके। सेलुलर रेस्पिरेशन आपने पढ़ा था, उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे के अंदर परफॉर्म होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है एटीपी प्रोडक्शन, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड है, जो क्रिस्टे है, उसके अंदर होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो आपका जेली लाइक सब्सटेंस है, लिक्विड सेमी लिक्विड जो है, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? मैट्रिक्स। क्लियर है? अब मैट्रिक्स के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है? डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, और वो डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ना कि लीनियर। क्योंकि आपको पता है जो यूकैरियोटिक सेल है वो आपका उसके अंदर लीनियर डीएनए होता है न्यूक्लियस में, जबकि यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका कैसा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए। और जो राइबोसोम्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सभी सेल ऑर्गेनेली के अंदर आपका राइबोसोम नहीं होते हैं, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, और आपका न्यूक्लियस के अंदर होंगे। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है उन्हीं के अंदर होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम भी कैसे हैं बेटा? 70S टाइप के। अब ये दोनों फीचर जो है आपको अगर कुछ याद आ रहा हो, 70S टाइप के राइबोसोम होना और आपके जो डीएनए है उसका सर्कुलर होना, किसका फीचर है ये? यस, वेरी गुड। ये जो फीचर है ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70S टाइप का राइबोसोम होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। तो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट होता था, लेकिन बाद में इवोल्यूशन की प्रोसेस में जो यूकैरियोटिक सेल है कभी ना कभी उसने माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर लिया, और वो वहां पर बेटर अडेप्टेड हो गया और उसी का पार्ट बन के रह गया। ये थ्योरी अभी प्रूव होना बाकी है, लेकिन कई सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। अब चूंकि इसके पास राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, इसके बिना प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो सकता है। और डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है क्या प्रोटीन बनाना है, तो मीन्स दोनों चीजें हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कुछ उसके लिए जो जरूरी प्रोटीन्स है उनको सिंथेसाइज कर सकता है। अदरवाइज जितने भी सेल ऑर्गेनेली है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए? न्यूक्लियस के ऊपर। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस जो होता है वो हेड ऑफ सेल है, उसके अंदर डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी जरूरत के कुछ प्रोटीन्स खुद से सिंथेसाइज कर सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस जो खुद से काम करे, स्वतंत्र जो हो, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं है, इसके ऊपर कंट्रोल तो है न्यूक्लियस का, लेकिन इसके पास डीएनए है और राइबोसोम है, तो कुछ प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस। एक तो ये होता है सेमी ऑटोनोमस, एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? याद रख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया जो वो है वो सेमी ऑटोनोमस है। रीजन भी मैंने बता दिया क्यों है सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया, आउटर मेम्ब्रेन जो है और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा बच्चे, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मीन्स बीच में, और मेम्ब्रेन और स्पेस, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या उसी को बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसी को और हम क्या बोलेंगे बच्चे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसमें हम देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो मेन फंक्शन है बच्चे, मेन फंक्शन तो है इसका एटीपी का प्रोडक्शन करना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो है, उसका प्रोडक्शन, ये प्राइमरी फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया उसके अलावा हमारे लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। मीन्स कोई टॉक्सिक है, अल्कोहल अगर कोई लेता है, पॉइजन किसी की बॉडी के अंदर चला गया, तो लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करने का। तो उसमें हेल्प कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करेगा। ठीक है। सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी हेल्प करता है। मीन्स सेल के अंदर कुछ ब्रेक हो रहा है, दैट इज कैटाबॉलिज्म, कुछ बन रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो कुछ ब्रेक हो रहा है, मीन्स फूड ब्रेक हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टू रिलीज एनर्जी, कुछ बन भी रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस चल रही होती है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल की जब डेथ होनी होती है, सेल के अंदर कोई फॉल्ट है या उसका काम पूरा हो गया है, भाई 120 डेज के बाद आपकी आरबीसी जो है वो क्या हो जाती है, उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद उनकी डेथ होती है। कहाँ, स्प्लीन में जाके, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो उस एक जो सेल डेथ है वो बेटा एकदम से नहीं हो जाएगी, उसके लिए होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अपोप्टोसिस, डिटेल में आएगा सेल डिवीजन में। तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर है? मेन प्राइमरी जो फंक्शन रहेगा वो इसका एटीपी प्रोडक्शन रहेगा, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी हम बोलते हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या सभी सेल्स में सेम होगा बेटा? यस, सोचो। गुड, नहीं होगा। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो सभी सेल्स में सेम नहीं होंगे, क्योंकि सभी सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए वो अलग अलग होती है। भाई किसी सेल को सपोर्ट करना है, कोई सेल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो मसल सेल्स जो होंगी बॉडी में दे रिक्वायर मोर एनर्जी। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है काम करने के लिए, हार्ट 24/7 कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा होंगे। एक नॉर्मल सेल के अंदर 20 से 50 आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है। आपका एक एल्गी है उसके अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। तो जो सेल जितना ज़्यादा आपका, जिसकी मेटाबॉलिज्म जितनी ज़्यादा होगी, उसके अंदर उतने ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। अगर हम देखें प्लांट और एनिमल सेल को हम कंपेयर करें माइटोकॉन्ड्रिया को लेके, तो एनिमल सेल्स के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। उसका रीजन सिंपल सा है कि एनिमल्स हैं, लोकोमोट करते हैं, चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए, काम करते हैं, एनर्जी चाहिए, जबकि प्लांट स्टेशनरी है, मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है, लोकोमोशन नहीं करते हैं। मेनली उनके अंदर जो सेल होती है वो फूड स्टोर करती है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म उतना नहीं होता, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के अंदर कम रहेंगे। क्लियर है? ये जो है आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे माइटोकॉन्ड्रिया को लेके। ठीक है, एक बार फिर से समाप्त कर देता हूँ क्या क्या जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इंटर मेम्ब्रेन जो आपका इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोल्ड है, फोल्ड को बेटा क्रिस्टे बोलेंगे। इसके अंदर एटीपी बनाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो इसके अंदर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो जेलिक लाइक सब्सटेंस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, कैसे 70S टाइप के हैं, तो कुछ सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको बोला सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, क्लियर है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ ज़्यादा होंगे जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया।
इसको एक बार बेटा डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, कहीं डाउट है पूछ लेना फिर से। डिस्कवरी, फंक्शन, स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।